हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र का 2025 का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम पूरे मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो पर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए हमारा मॉडल पेपर किस प्रकार से आएगा। देखिए इसी प्रकार से हमारा मॉडल पेपर आएगा। यहाँ पे दिया है आपका अनुक्रमांक, जहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना होगा, और यहाँ पे नाम दिया है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा। देखिए समय हमारा होता है 3 घंटा 15 मिनट का, और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। आगे देखिए हमें निर्देश में क्या दिया है। देखिए निर्देश में क्या दिया है कि पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जो शुरुआत का 15 मिनट है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तीसरा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। और चौथा है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 10 शब्दों में यानी कि एक वाक्य में देना है। पांचवा है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग से 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। आगे देखिए छठवां निर्देश क्या है। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक प्रश्न का 250 शब्दों में देना है। और फिर अगला है सातवां निर्देश की सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए हैं, उनके सामने दिए हुए हैं। देखिए प्रश्न हमारा क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया हमारा। तो देखिए नोट में यहाँ पे क्या दिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, जो सही है उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो देखिए हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 1। देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश को कौन से देश को बाल्टिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। तो ए ऑप्शन है लिथुआनिया, दूसरा ऑप्शन है बी वाला एस्टोनिया, सी ऑप्शन है ललाविया, और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों जो यहाँ पे है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश को वारकिल गणराज्य के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इनमें से जो जितने देश हैं सभी तीनों, लिथुआनिया को भी, एस्टोनिया को भी, और फिर ललाविया को भी, इन सभी को बाल्टिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है निम्न में से सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई। तो ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, सी ऑप्शन है जापान, और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो देखिए जो सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई थी वो है अमेरिका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अमेरिका देश ने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई। तो दोस्तों जो आपका सही रहेगा उसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेस दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो ए ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है मालदीव, सी ऑप्शन है म्यांमार, और डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो देखिए जो म्यांमार देश है वो जो म्यांमार देश है वो दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सालाना बजट में किस देश का योगदान सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक किस देश का योगदान है। तो ए ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है चीन, और डी ऑप्शन है भारत। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सालाना बजट है उसमें जो सबसे अधिक योगदान है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ए ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका,
बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है ब्राजील और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो ब्राजील में हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी। तो ए ऑप्शन है 30 जनवरी 1947 और बी ऑप्शन है 30 जनवरी 1948, सी ऑप्शन है 30 जनवरी 1949 और फिर डी ऑप्शन है 30 जनवरी 1950। तो देखिए जो महात्मा गांधी की हत्या की गई थी वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में की गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, 30 जनवरी 1948। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए कह रहा है कि भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ। तो ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1950, सी ऑप्शन है 1951 और डी ऑप्शन है 1952। तो भारत का जो प्रथम आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1951 ईस्वी में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा 1951, तो इस पर सही का टिक लगाएंगे। आगे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो ए ऑप्शन है 1950, बी ऑप्शन है 1951, सी ऑप्शन है 1952 और डी ऑप्शन है 1953। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो कब प्रारंभ की गई थी, वो 1951 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 1951। तो सभी जो बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे एक एक नंबर के हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा भारत में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता किया। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील पंचशील समझौता किया, क्या पंचशील समझौता। तो ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है भूटान, डी ऑप्शन है श्रीलंका। तो भारत ने चीन के साथ पंचशील समझौता किया था, पंचशील समझौता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला तो हो जाएगा ए वाला चीन। आगे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं। तो ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, सी ऑप्शन है इंदिरा गांधी और डी ऑप्शन है वी गिरी। तो देखिए वर्ष 1964 से 1966 तक भारत के जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको सभी विकल्पों को सही करना है। 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको पूछेंगे जो कि आपका 10 नंबर का होगा। अगर आप 10 को सही करेंगे तो आपको 10 नंबर वहां से मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है कि दूसरी दुनिया के रूप में पहचाने जाने वाले दो देशों के नाम लिखिए। तो देखिए दूसरी दुनिया के रूप में पहचाने जाने वाले जो दो देश हैं, एक है पोलैंड, दूसरा है हंगरी। ये दूसरी दुनिया के जाने वाले देश हैं, जाने जाने वाले, पहचाने मतलब इन्हें दूसरी दुनिया के रूप में देखा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आसियान के दो संस्थापक देशों के नाम लिखिए। देखिए ए नंबर एक ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा है मलेशिया। ये आसियान के दो संस्थापक देश हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा भारत पाकिस्तान विवाद के दो कारण बताइए। तो उत्तर देखिए कश्मीर मसला एक हो गया भारत और पाकिस्तान का विवाद का, दूसरा है सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा पाक द्वारा प्रायोजित आतंकवाद भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो कश्मीर मसला, दूसरा हो गया सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण और तीसरा हो गया कि पाक द्वारा पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद भेजा जाता है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कह रहा है कि निषेधा निषेधाधिकार यानी बीटी क्या है, बीटो पावर से आप क्या समझते हैं, बीटो पावर क्या है। तो देखिए उत्तर संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों को निषेधा अधिकार की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत इसका तात्पर्य यह है कि यदि यदि पांचों अस्थायी सदस्यों में से कोई एक सदस्य सुरक्षा परिषद में किए गए निर्णय से सहमत नहीं है तो वह इस निर्णय को वीटो पावर के माध्यम से रद्द कर सकता है। अगर पांचों सदस्यों में से कोई एक सहमत नहीं है तो वह क्या कर सकता है, इस नियम को क्या वीटो पावर के तहत से
नियम से क्या कर सकता है, इसे रद्द कर सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। देखिए क्या है, कह रहा है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष कौन से हैं। तो देखिए उत्तर, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं। नंबर एक है मानवता की सुरक्षा और दूसरा है विश्व सुरक्षा। दोनों पक्ष सुरक्षा के संदर्भ में खतरे की बदलती प्रकृति पर जोर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि पर्यावरण प्रदूषण के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है शहरीकरण और औद्योगिकरण, दूसरा है वनों का विनाश। ये है पर्यावरण प्रदूषण के कारण। शहरीकरण यानी जंगलों को काट कर लोग बस रहे हैं, शहर का निर्माण कर रहे हैं और फिर अपना बिजनेस कर रहे हैं। और दूसरा वनों का विनाश जो हो रहा है। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया। तो उत्तर देखिए, भारत में सर्वप्रथम सार्वभौम वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया था मणिपुर में। इस सिद्धांत के आधार पर जून 1948 में चुनाव के जरिए संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। कहाँ, मणिपुर में। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। ये सभी क्वेश्चन हमारे दो दो नंबर के हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जन भारतीय जनसंघ पार्टी के किन्हीं दो प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो देखिए नंबर एक है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और दूसरा है बलराज मधोक। ये दो किसके नेता हैं, भारतीय जनसंघ पार्टी के प्रमुख नेता हैं। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के कितने मॉडल थे। तो देखिए उत्तर, आज़ादी के समय हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। नंबर एक क्या था, उदारवादी पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था समाजवादी मॉडल। तो देखिए उदारवादी मॉडल क्या है। यह मॉडल यूरोप के अधिकांश हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया था। और जो समाजवादी मॉडल है, यह मॉडल सोवियत संघ ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। देखिए कह रहा है कि नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य बताइए। तो देखिए नेहरू के विदेश नीति के तीन उद्देश्य थे, तीन बड़े उद्देश्य थे। नंबर एक है कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता का बचाए रखना। दूसरा है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, यानी अपने क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना, किसमें कोई घुसकर उसे तोड़ने की कोशिश ना कर पाए। तीसरा है तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। ये तीन थे नेहरू के विदेशी नीति। आगे देखिए हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हर क्वेश्चन हमारा 5-5 नंबर का है। तो देखिए प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उद्देश्यों के बारे में बताएं। तो देखिए उत्तर, आसियान के निम्नलिखित तीन मुख्य स्तंभ हैं। नंबर एक है आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा है आसियान सामाजिक। तो देखिए आसियान सुरक्षा समुदाय क्या है। देखिए क्या है आसियान सुरक्षा समुदाय, यह आसियान देशों के मध्य विवादों को खत्म कराने और सैनिक टकराव तक न जाने की सहमति पर आधारित है। दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय। देखिए इसका उद्देश्य आसियान देशों को साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इसके इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास को सहायता करना है। तीसरा है आसियान सामाजिक। तो देखिए क्या है आसियान सामाजिक। देखिए सांस्कृतिक समुदाय, इसका औचित्य आसियान देशों के बीच सामाजिक व सांस्कृतिक मेल मिलाप की स्थापना करना है। इसके अलावा आसियान समुदाय के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। आसियान का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक विकास को तीव्र करना, इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना, कानून का शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदे पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना आसियान का औचित्य है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि ऐसे दो मसलों के नाम बताएं जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है। इसी तरह के दो मसलों के नाम बताएं जिन पर असहमति है। तो देखिए उत्तर, भारत और बांग्लादेश सहयोगी राष्ट्र हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। कई मुद्दों पर दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं।
बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत मुख्य सहयोगी था, इसलिए भी भारत सदैव बांग्लादेश की सहायता करता रहा है। अब देखिए सहयोग के मुद्दे। देखिए सहयोग के मुद्दे। भारत बांग्लादेश भारत बांग्लादेश सहयोग के दो मुद्दे निम्नवत हैं। नंबर एक है भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे से संबंधित फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध तथा मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए संबंधित करार भी दोनों देशों ने किया है। अब देखिए असहयोग के मुद्दे। देखिए भारत बांग्लादेश के बीच असहयोग के दो मुद्दे निम्नवत हैं। नंबर एक है भारत बांग्लादेश के मध्य चकमा शरणार्थियों की समस्या। दूसरा है बांग्लादेश द्वारा पूर्वोत्तर के आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देना और उन्हें प्रशिक्षण देना। यह है असहयोग के मुद्दे। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यह क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो उत्तर देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यह स्वास्थ्य कार्यों से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा अभिकरण है। स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति न होकर पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की दशा से है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह संस्था अनेक कार्य करती है, जैसे कि राष्ट्रीय सरकारों की स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने में सहायता देना, संकट काल में तकनीकी सहायता तथा सलाह देना, रोगों को दूर करने की योजनाएं बनाना तथा उन्हें कार्यान्वित करना आदि। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यह क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो उत्तर देखिए विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। इसके सदस्य की संख्या 164 16 जुलाई 29 जुलाई 2016 को है। इस संगठन में हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। देखिए कह रहा है कि सैन्य गठबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं। किसी ऐसे सैन्य गठबंधन का नाम बताइए जो अभी मौजूद है। इस गठबंधन के जो गठबंधन है इसके उद्देश्य भी बताइए। तो यह क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। तो उत्तर देखिए सैन्य गठबंधन में कई देश सम्मिलित होते हैं। सैन्य गठबंधन हमले को रोकने, हमला करने और रक्षा के उद्देश्य को लेकर बनाए जाते हैं। वर्तमान में नाटो नाम का एक सैन्य गठबंधन मौजूद है। सैन्य गठबंधनों का निर्माण अनेक देशों के माध्यम से अपनी किसी विशेष क्षेत्र के लिए किया गया है, जैसे कि द्वितीय यानी दूसरी विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व में नाटो, सोवियत संघ के नेतृत्व में वार्सा पैक्ट तथा यूरोपीय देशों व अमेरिका ने मिलकर सीएटो की स्थापना की। नाटो एक गैर साम्यवादी सैन्य संगठन है। नाटो में सबसे शक्तिशाली तथा केंद्रीय शक्ति अमेरिका रहा है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए यह क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। तो उत्तर देखिए रियो सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम निकले। नंबर 1 है वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप दिया। दूसरा है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई। तीसरा है विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले से चेतावनी दी गई है। चौथा है कि उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद तथा वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। पांचवा देखिए क्या है। पांचवा कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इसमें
एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ अन्य स्वरूप भी प्रस्तावित किए गए हैं। अब देखिए आगे क्या है। आगे क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय फर्स्ट। तो यह क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि रजवाड़े के भारत में विलय में सरदार पटेल की भूमिका का संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो देखिए उत्तर। देखिए देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम प्रथम गृह सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री बने। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण किया। इन रियासतों में उड़ीसा, जो कि अब ओडिशा है, से 23, नागपुर से 38, काठियावाड़ से 250 था, बम्बई जो कि अब मुंबई है व पंजाब जैसी रियासतें शामिल थीं। भारत की यह रक्तहीन क्रांति थी। देशी राज्यों के एकीकरण की समस्या को सरदार पटेल ने बिना खून खराबे के बड़ी खूब से हल किया। बड़ी खूबी से क्या इसको सॉल्व किया, हल किया। देशी राज्यों में राजकोट, जूनागढ़, बहालपुर, बड़ौदा, कश्मीर, हैदराबाद को भारतीय महासंघ में सम्मिलित करने में सरदार पटेल को कई कई पेचीदगियों का सामना करना पड़ा। आगे देखिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाने लगा या कहा जाता है। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है जिस पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। का ऑप्शन है परमाणु, भारत की परमाणु नीति। तो देखिए उत्तर। भारत के परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की गई है कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। दूसरा देखिए, भारत निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो सके। तीसरा है देखिए, पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत बनाने के लिए विज्ञान और तकनीकी को हमेशा प्रोत्साहन दिया। उदाहरण के लिए 1940 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने निर्देशन में परमाणु कार्यक्रम के लिए प्रयास किए गए। अब देखिए आगे। चौथा देखिए, भारत परमाणु हथियारों के विरुद्ध था, अतः महाशक्तियों के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया। भारत ने एनपीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि को हमेशा भेदभावपूर्ण माना और इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। पांचवा देखिए क्या है। मई 1974 में भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो उसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया और परमाणु शक्ति को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग करने पर जोर दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। यह क्वेश्चन भी 6 नंबर का है। कह रहा है कि प्रीबी पर्स की समाप्ति पर प्रकाश डालिए। तो देखिए उत्तर। देखिए, सरकार ने देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले यह आश्वासन दिया था कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की ओर से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। ये दोनों चीजें यानी कि शासक की निजी संपदा और भत्ते इस बात को आधार मानकर तय की जाएंगी कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार राजस्व क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रीबी पर्स कहा गया। रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी इसका जो विलय था राजा महाराजाओं को दिया गया। इस विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं हुई। उस पर देश की एकता अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30 जो कि 6 नंबर का है। तो प्रश्न कह रहा है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी? इसके कारण एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो देखिए
25 जून 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की गई। इसके निम्नलिखित प्रभाव हुए। नंबर 1 देखिए क्या है। सरकार ने हड़तालों, प्रदर्शनों, धरनों तथा जुलूसों का प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार का प्रदर्शन आज संभव न था। दूसरा है, जन सामान्य के नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। मौलिक अधिकार को लागू करवाने के उद्देश्य से अब कोई नागरिक न्यायालय का सहारा नहीं ले सकता। तीसरा देखिए क्या है। तीसरा है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली का संघात्मक स्वरूप एकात्मक स्वरूप में परिवर्तित हो गया और संपूर्ण भारत के प्रशासन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई थी। चौथा देखिए क्या है। चौथा नंबर कि समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू कर दिया गया कि उन्हें आदेश दिए गए कि कुछ भी छापने से पहले सरकार से सबकी यानी सरकार से क्या करें, परमिशन लें। इससे प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। यह है, ये किसमें है, ये अनुच्छेद 352 में है। अब देखिए पांचवा कह रहा है कि सरकार ने बहुत से दलों तथा समूहों पर प्रतिबंध लागू किया। आरएसएस तथा जमायते इस्लामी को गैर कानूनी घोषित कर दिया। प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को बंदी बना लिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए अगला हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 4 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 2 ही करना रहेगा। हर क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे ताकतवर आंदोलन था, समझाइए। और फिर अथवा के दिया है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों का विश्लेषण कीजिए। तो इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जिस पर आपको 8 नंबर मिलेगा। कितना, 8 नंबर। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रमुख चुनौतियों के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए। यह क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर का है। अथवा के दिया हमारा कि चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिस पर आपको 8 नंबर मिलेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।